तो जितना बताते जाऊं, जितना भी आपको स्क्रीन पे मैं बताऊं, बहुत ही ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि मेरे बोलने के साथ पेन पेपर लेकर बैठिए और उसको नोट कर लीजिए। हेडिंग में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं और बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है। फिर भी जो क्वेश्चंस इनसे बनते हैं उनको मैं जरूर टच करूंगा, और यदि आप ध्यान से मुझे सुनेंगे और स्क्रीन पे अपनी नजर गड़ाए रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, बशर्ते आप अपना कंसंट्रेशन मेरे साथ बनाए रखें। कुछ चीजें हम लिख रहे हैं जिनका संबंध रिप्रोडक्शन से है, जिनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो वो आप खोजने में परेशानी हो सकती है। मैं उन खोज को सबको एक साथ रखा हुआ हूँ, पहले तो मैं उनको लिख दे रहा हूँ। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एन ग्रीव। इनका नाम एनाटॉमी पढ़ते हुए भी आया था। यही वो इंसान है जिसको ये समझ में आया कि स्टेमेन जो होते हैं मेन प्लांट्स में मेल सेक्स आर्गन होते हैं। इनके पहले ये बात किसी को समझ में नहीं आई थी। एन ग्यू रियलाइज्ड, क्या रियलाइज किया इन्होंने, हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहे हैं, स्टेमेन्स आर मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ये बात याद रखना है, मेल पार्ट फ्लावर का स्टेमेन होता है और इसको एन ग्रीव ने ही सबसे पहले बताया, महसूस किया, ऐसा। दूसरी बात, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैमिरेरियस, CAMERARIUS। कैमिरेरियस डिस्कवर्ड सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में भी सेक्सुअलिटी होती है, यह बात पहली बार जिसने खोजा उसका नाम कैमिरेरियस। एक और साइंटिस्ट जिनका नाम एमिकी है, एमिकी डिस्कवर्ड पॉलन ग्रेन। पौधों के पॉलन ग्रेन की खोज एमिकी ने किया था। साथ में इन्होंने ही यह बात बताया कि पॉलन का रोल फर्टिलाइजेशन, दो काम, परागण खोजा और पॉलन के रोल को वो भी लिख दे रहे हैं, रिकग्नाइज्ड रोल ऑफ पॉलन इन फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उनका नाम है स्ट्रास बर्गर। स्ट्रास बर्गर डिस्कवर्ड सिनगैमी। सिनगैमी को भी बेटा हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिस प्लांट में उन्होंने सिनगैमी खोजा था उसका नाम है मोनोट्रोपा। ये भी याद रखना है, मोनोट्रोपा में ही सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन को स्ट्रासबर्गर ने खोजा। एक और पॉइंट, ई हैनिंग। ई हैनिंग ने क्या किया, स्टार्टेड एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो का कल्चर शुरू किया था, स्टार्टेड एम्ब्रियो कल्चर इन्होंने स्टार्ट किया, और आगे चलकर जिसका विस्तार किया गया, जिसका विस्तार विच वॉज इलेबोरेटेड
बाई एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है लाइबैक, LAIBACH। एक लाइन और हमें लिखना है इसमें, एक वैज्ञानिक के बारे में और लिखना है, इनका नाम है गुहा। गुहा स्टूडेंट थी और उनके गुरुजी का नाम है महेश्वरी। इन्होंने यूज्ड pollen कल्चर इन धतूरा। आपको कुछ चीजें नहीं दिख रही होंगी, अब दिखेंगी। हमने कुल 6 पॉइंट्स लिखे हैं स्क्रीन पे। 6 पॉइंट में 6 साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं जिनका संबंध इस चैप्टर से है, और हम चाहते हैं कि आप इनको अभी से जान लें, इसलिए शुरू में ही मैंने लिखवाया। क्या है? एनग्रीव साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने ये रियलाइज कराया कि पौधों के फ्लावर में मेल पार्ट स्टेमेंस होते हैं। कैमिरेरियस डिस्कवर्ड सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, पौधे में सेक्सुअलिटी की खोज करने वाले कैमिरेरियस। एमिकी डिस्कवर्ड पॉलन ग्रेन्स, एमिकी ने पॉलन ग्रेन को खोजा, और ये इन्होंने ही इस बात का पता लगाया कि पॉलन का रोल फर्टिलाइजेशन में होता है। स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड सिंगैमी, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जिस पौधे में सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन को स्ट्रासबर्गर ने खोजा उसका नाम मोनोट्रोपा है। ई हैनिंग स्टार्टेड embryo culture which was elaborated by Liebeck। और लास्ट पॉइंट हमने लिखा है पॉलन कल्चर को धतूरा में प्रयोग करने वाला आदमी 2 लोग थे, गुहा एंड महेश्वरी। महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के भारतीय पहले प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने कार्य किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन क्या है। बहुत आसान है, इसको आप बताते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। यानी रिप्रोडक्शन इज द मीन्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करने का साधन। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल्स जो ओल्ड होते जाते हैं वो सेनेसेंस यानी जीर्णता के सहारे डेथ को प्राप्त कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी स्पीशीज चलती रहे, इसके लिए नेचर ने उनमें मल्टीप्लिकेशन का गुण दिया है, और उसी गुण का नाम रिप्रोडक्शन है। अब यह जो रिप्रोडक्शन है 2 कैटेगरी का है। एक को बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल, और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल। यानी जो जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, पौधे भी उसी में हैं। उनमें 2 साधन हैं, 2 विधियां हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाने की। एक को हम लोग लैंगिक बोलते हैं, लैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में सेक्सुअल। दूसरे को अलैंगिक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एसेक्सुअल बोलते हैं। अब ये जो एसेक्सुअल प्रोसेस है, इसको थोड़ा और प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जो एसेक्सुअल प्रोसेस है इसी को हम लोग एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब है विदाउट मिक्सिंग, बिना मिले हुए, बिना मिक्सिंग किए हुए। यह मिलना किसका है बेटा? गैमिट का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 शर्त है। एक, गैमिट का मिलना, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
और दूसरा गैमिट बनाने के लिए होना। गैमेटोजेनेसिस में जो व्यवस्था है उसका नाम है मियोसिस। ये दो शब्द, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस, दो शब्द ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है। अब मियोसिस होगी तो गैमिट बनेगा, जब गैमिट बनेगा तब फ्यूजन होगा। तो ना वहां गैमेटोजेनेसिस होती है, ना वहां फ्यूजन होता है, और रिप्रोडक्शन हो जाए तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां मिक्सिंग होती है गैमेट्स की, इसलिए उसको एम्फी मिक्सिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा हमने टर्म क्या यूज किया है। एसेक्सुअल को एपोमिक्सिस, सेक्सुअल को एम्फीमिक्सिस। यहाँ पे क्या है, नो फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। नो मियोसिस, कोई मियोसिस नहीं। मियोसिस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, मिक्सिंग होगी तो सेक्सुअल हो जाएगा, और इस मिक्सिंग को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा टर्म हम क्या बोल सकते हैं, एम्फीमिक्सिस। यानी बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के यदि संतान उत्पन्न हो तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एसेक्सुअल होने पर, ये एसेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, एसेक्सुअल होने पे एसेक्सुअल गिव्स राइज जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। क्योंकि यदि मियोसिस नहीं होगी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता था, वेरिएशन, तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा तो जीन में अंतर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यानी समान जीन वाले पौधे उत्पन्न होंगे। और ऐसे पॉपुलेशन को जिसमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होते हैं, यानी पॉपुलेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, जिसको हम कहते हैं एक ही इंडिविजुअल हो उसी की तरह सब हो, पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को हम लोग क्लोन कहते हैं। यह टर्म बहुत बार एग्जाम में आया है, क्लोन क्या होता है, आपको जवाब मिल गया। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट की जनसंख्या का नाम क्लोन। ये वह पौधे होंगे जो एक ही पौधे से उत्पन्न हुए, जिनमें न मियोसिस हुई है, न फर्टिलाइजेशन हुआ है, न गैमेट का फ्यूजन हुआ है। ठीक। और क्लोन के यूनिट को, यानी एक एक मेंबर ऑफ क्लोन को, ईच मेंबर ऑफ क्लोन को हम लोग रैमिट कहते हैं, RAMET। एक तरह से कहें कि क्लोन जनसंख्या का नाम है जिसके मेंबर जेनेटिकली सिमिलर होंगे, और उनके एक एक मेंबर को हम लोग रैमिट के नाम से जानते हैं। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ बेटा, आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हो? आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए। अभी हमने जितनी बात समझाने की कोशिश की रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, आपको समझ में आई? गौतम लिखा है ये टाइम ना हो तो अच्छा होगा। बेटा सुविधा वाला टाइम तो नहीं मिलने वाला जिंदगी में। हाँ, हम कह रहे हैं कि
सुविधा वाला टाइम कहाँ मिलने वाला है लाइफ में। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अभी आप सोचते हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सोचोगे हमारे जिले में हो जाए, फिर जब जिले में हो जाएगा सोचोगे कि हमारी तहसील में हो जाए, तहसील में हो जाए तो फिर सोचोगे कि हमारे गांव में ही हो जाए। ऐसा कहाँ होने वाला है। तो ऐसा तो सोचो ही मत कि हमारे ही जैसा हम चाहें वैसा ही होगा। अब दो ऑप्शन थे कि आपको उस टाइम पे आज पढ़ाऊं ही, एक ऑप्शन था कि नहीं उसके पहले भी पढ़ा दूं। दोनों में से बढ़िया कौन है, न पढ़ाना या पढ़ा देना। हाँ, सुविधा वाला मत सोचा करो, जिंदगी स्ट्रगल है। सिलेक्शन तक ही स्ट्रगल नहीं है, उसके आगे भी है। ठीक। तो सुविधा का नहीं सोचते कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और बातें बताते हैं हम आपको। बहुत सारी बातें हैं। ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके गुण हमने अभी जस्ट बताते जा रहे हैं, जिसको एपोमिक्सिस कहते हैं। देखिए ए सेक्सुअल आपको समझ में आ जाएगा, जब एग्जाम में एपोमिक्सिस लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज ना होना। एपोमिक्सिस और एपीमिक्सिस सेक्सुअल और एसेक्सुअल के लिए ये समझ लो कि उनके विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अब ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके दो टाइप बताए जाते हैं। एक टाइप का नाम है ए गैमोस्पर्मी। दूसरे टाइप का नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये जो ए गैमोस्पर्मी है, ये क्या है। इसमें एम्ब्रियो और या सीड बनेगा, formed by asexual process। ठीक है। और ये कैसे बनेगा, इसको ध्यान में रखकर इसकी तीन कैटेगरी की जाती है। ऐसे लिखते हैं। एक का नाम है एडवेंटिव इम्ब्रियोनिक। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है, लिखते जा रहे हैं। इस यह जिसमें इस तरह का खोजा गया है प्रोसेस, उसका नाम साइट्रस। और एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये टर्म और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, प्रोसेस आपको लिखना उठना नहीं आएगा। और ये बीच में आएगा, वहां भी हम आपको समझाएंगे। दूसरी प्रोसेस का नाम है रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी। और रिकरेंट ए गैमोस्पर्मी जो होता है, इसमें ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स आर डाइप्लॉइड। समझ गए होंगे। इसमें जो एम्ब्रियो सैक होगा, उसकी ऑल सेल्स डाइप्लॉइड होगी। क्यों?
या तो न्यूसेलस से डेवलप होगा या डायरेक्ट, अब आपको न्यूसेलस यहाँ समझ में नहीं आएगा इसलिए दिमाग न लगाइएगा, बस इतना जानिए डाइप्लॉइड होता है, या तो न्यूसेलस से डेवलप होगा या फिर डायरेक्ट मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल से डेवलप होगा, जिससे मेगा स्पोर बदलना बनना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्ट किसमें बना देगा, इम्ब्रियो सैक। और यही इम्ब्रियो सैक एक नया प्लांट बनाकर तैयार कर देगा। और इस तरह की यदि व्यवस्था हो उसको हम लोग रिकरेंट एगैमोस्पर्मी कहते हैं। जो तीसरी व्यवस्था है एगैमोस्पर्मी में, इसका नाम है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। और इस केस में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट या तो हेप्लॉइड एक से होता है, इसमें इम्ब्रियो हेप्लॉइड एक से या तो बन जाती है या अदर हेप्लॉइड सेल से, कुल मिलाकर वो हेप्लॉइड सेल से बनेगी। तो ऐसा एम्ब्रियो कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। ठीक है, थोड़ा और समझिए, और टर्म जानिए, एपोगैमी। एपोगैमी इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। आप इसको स्पोरोफाइट की पहली सेल को जाइगोट हम लोग वैसे तो कहते हैं, लेकिन आप यहाँ उससे डेवलप हुआ एम्ब्रियो समझिए, डायरेक्टली फ्रॉम directly from gametophyte without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाए तो उस व्यवस्था का नाम एपोगैमी है। और इस तरह का स्पोरोफाइट कैसा होगा, बिना फर्टिलाइजेशन का बना है तो क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे एपोस्पोरी। एपोस्पोरिस का उल्टा होगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट आप समझिए किसको बोल सकते हैं हम, इम्ब्रियोसाइट को। इम्ब्रियोसाइट को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बने, और किसके बगैर बन जाए, विदाउट म्यूसिस। और यदि म्यूसिस नहीं होगी तो जो एपिस्पोरी से गैमेटोफाइट डेवलप होगा वो डाइप्लॉइड। एक और टर्म याद याद कर लीजिए, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ये यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता पिता दो की जरूरत होती है, उसको बाई पेरेंटल कहते हैं। लेकिन ये यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर, जहां पर embryo is formed from
an unfertilized embryo is formed from unfertilized egg। में ध्यान रखना है ये तीन शब्द और उनके क्या अर्थ हैं, सभी को याद रखना है। अब आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, वो बताएंगे। इसमें न्यू प्लांट जो होगा, न्यू प्लांट arise from vegetative part of parent, vegetative part of parent plant। यदि पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया पौधा बने तो उस व्यवस्था को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट क्या है? स्टेम है, रूट है, लीफ है, ये इनके वेजिटेटिव पार्ट। मुख्यतः यह उन पौधों में होता है जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती या नेचुरल फ्लावर से रिप्रोडक्शन संभव नहीं होता, उन पौधों में होता है। जैसे बनाना, नाम सुना होगा बनाना, शुगर केन गन्ना नाम सुना होगा, तना काट के बोया जाता है। आप ये खेत यदि आपके देखे हो तो सुने होंगे। ऐसे ही पाइन एप्पल की भी खेती की जाती है। नेचर में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की व्यवस्था है, मैन इंसान के द्वारा ही नहीं कराया जाता। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, उसका भी आइडिया ले लीजिए। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जैसे बाय रूट, रूट के द्वारा जिस पौधे में होता है उसका नाम है, रूट पे बड होगी उसी से हो जाता है। आप देखे होंगे गांव में शीशम के जड़ से नए नए शीशम के पौधे निकल जाते हैं। और शीशम को हम लोग साइंस में डलबर्जिया, डलवर्जिया शीशम कहते हैं, डलवर्जिया शीशम। इसी तरह से जो शकरकंद है, गंजी जिसको पूर्वांचल में बोला जाता है, उसको रूट से ही नया पौधा बन जाता है, उसको हम लोग स्वीट पोटैटो बोलते हैं। इसी तरह से और उदाहरण एक जान लीजिए, एस्परगस। एस्परगस है एक उदाहरण। डहेलिया। यहाँ आपको उदाहरण ही याद रखने हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट के द्वारा किन पौधों में होते हैं। ठीक ऐसे ही अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा जिन पौधों में होते हैं, वो अंडरग्राउंड स्टेम के हम नाम लिखते हैं तो नाम है राइजोम, ये मार्फोलॉजी में आप पढ़े होंगे। कॉर्म, CORMS। इसके अलावा भी अंडरग्राउंड स्टेम का नाम है बल्ब, ट्यूबर, जैसे पोटैटो ट्यूबर है। ये सब अंडरग्राउंड स्टेम हैं और इनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। या फिर क्रीपिंग स्टेम होते हैं, रनर, स्टोलेन, ऑफसेट, इनसे भी होता है। हम्म या एरियल सूट से भी होता है। ये ट्यूबर कौन है बेटा, इसका उदाहरण क्या था? पोटैटोस। राइजोम आपने नाम सुना, अदरक, यही राइजोम है। एरियल सूट, एरियल सूट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें होता है उसका नाम हम लिख दे रहे हैं अपुन्सिया। नागफनी नाम सुना है?
उसके एरियल सूट से ही हो जाता है। मुंशिया की जो लीव्स होती हैं, इसी तरह से जो ब्रायोफिल्म की लीफ है उसमें भी बड बनती है। अपुंसिया, ब्रायोफिल्म, उसपे उसके लीफ से एरियल सूट्स बनने लगते हैं, बड्स बनने लगती हैं और उनसे नया पौधा बन जाता है। बल्बिल के द्वारा जिसमें बनता है वो ऑक्जेलिस है। बल्ब के द्वारा ऑक्जेलिस याद रखना है आपको। इसके अलावा भी इंसानों के द्वारा आर्टिफिशियल, वो तो नेचुरल था, जिसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जाता है और उसी का नाम हार्टिकल्चर है। हार्टिकल्चर क्या है? जब हम इंसान आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराएं तो उसी व्यवस्था का नाम हार्टिकल्चर है। और ये तीन कैटेगरी की होती है। एक में हम लोग कटिंग्स करते हैं, दूसरे में एयर लेयरिंग होती है, हवा में ही स्टेम को काट कर जोड़ दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है, इसको हम लोग एयर लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग करने के लिए गोबर, भूसा, मिट्टी लगाकर दो मिलते जुलते पौधों को, स्टेम को काटते हैं और मिला देते हैं। और तीसरों को बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। ये हार्टिकल्चर के तीन विधियां हैं। ठीक है। अब इसमें से जो कटिंग्स के द्वारा होती है, तो इसमें क्या करते हैं कि पौधे का रूट, स्टेम या लीफ को कट करके, जिसमें गुलाब का भी पौधा आता है, नींबू का आता है, ये इन पौधों की कटिंग करके और उनमें मिट्टी वगैरह, कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सीन, आईबीए, एनए अप्लाई करके बांध देते हैं। और ऑक्सीन के प्रभाव से उस कटिंग स्टेम में रूट्स निकल जाती हैं और वह एक नया पौधा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टेम कटिंग। लेकिन ये कटिंग हम स्टेम की भी कर सकते हैं, रूट की भी कर सकते हैं, लीफ की भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग को एक और टर्म के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग गुट्टी। हवा में ही जो स्टेम होती है उसको हम लोग कट करते हैं और उसको कट करके वहां पर मिट्टी, भूसे लगाकर और एक उसको पट्टी से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उस मिट्टी में जो बांधा गया है, लेयरिंग की गई है, उसका तना उखाड़ कर बांधा जाता है, वहां से रूट निकल जाता है। जब रूट निकल जाता है तो उसको स्टेम से अलग कर देते हैं और उसको नए पौधे की तरह उपयोग में लाते हैं। यह व्यवस्था जिस पौधे के लिए किया जाता है वह है लीची। और अनार के लिए भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोम ग्रेनेट। इसके अलावा लेमन, नींबू में भी करते हैं, ऑरेंज, संतरे की भी खेती में एयर लेयरिंग का काम किया जाता है। और अंत में आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बेटा दो मिलते जुलते वेराइटी के पौधों को, एक का ऊपर वाला भाग जिसको कहें कि स्टेम का पार्ट और दूसरे में रूट का पार्ट, हम लोग कट करके और ऐसे जोड़ देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं। जिसमें रूट का पार्ट होता है, रूट का पार्ट इसमें जड़ें होंगी, ये रूट का पौधा होगा तो, और ये दूसरा पौधा होगा। जो जो रूट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ग्राफ्टिंग करते समय जिस पौधे में रूट लगा होगा उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और जिसका हम लोग स्टीम वाला पोर्शन लेते हैं जोड़ने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सियॉन। SCION। ठीक है। जैसे आम सुना होगा कि दशहरी आम बनाया गया है ग्राफ्टिंग करके। देसी आम का स्टॉक लिया गया, यानी जड़ वाला पौधा देसी आम का था, और हाईली क्वालिटी के जो पौधे थे वो हम लोग सियॉन के रूप में, यानी स्टेम वाला पौधा लिए। और आगे की जो वृद्धि होती है वो सियॉन की होती है,
स्टॉक की नहीं होती है। ठीक है। और वह जो पौधा बन के तैयार होता है उसमें कैरेक्टर किसका होगा? सियान का होगा, क्योंकि उसी का हम लोगों ने पार्ट लिया है। तो दशहरी जो नई वेराइटी होती है वो सियान की होती है। स्टॉक का काम है जिसमें रूट हो, वाटर एब्जॉर्प्शन करने का गुण। यहाँ ध्यान रखना है कि जिसके पास वेस्कुलर कैम्बियम होगा, ये मोस्टली डाइकॉट होता है। ठीक है। अब आए कि मोस्टली डाइकॉट में क्यों होता है? क्योंकि इन्हीं के पास हैविंग वेस्कुलर कैम्बियम, मोनोकॉट में वेस्कुलर कैम्बियम है ही नहीं। इसीलिए मोनोकॉट में क्या नहीं होने वाला? ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। पूछा जाएगा कि मोनोकाट में ग्राफ्टिंग होती है, आपका आंसर है नहीं। मोनोकाट में ग्राफ्टिंग न होने का कारण क्या है? कैम्बियम का अभाव। जिनमें कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा उनमें ग्राफ्टिंग नहीं कराते। एक और बात, ये जो ग्राफ्टिंग रूट और स्टेम की हमने दिखाया, कुछ पौधों में ग्राफ्टिंग जो ऊपर का पौधा होता है जिसको स्टेम कह रहे हैं, वह सिर्फ बड लिया जाता है। ऊपर जिसको हम बोल रहे हैं SCION, सियोन की जगह पे हम क्या लेते हैं? बड ले लेते हैं। ठीक है। तो उस तरह के ग्राफ जब बड लिया जाएगा सियान की जगह पे स्टेम के बजाय, तो इस तरह के पौधे को हम लोग बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। बड ग्राफ्टिंग कुछ और नहीं, स्टेम की जगह पे हम एक या दो बड ले लेते हैं। और ब्रड ग्राफ्टिंग जिस पौधे में कराई गई है उनके नाम भी हम बता दें। रोज में कराई जाती है, एप्पल में कराया जाता है, सेब के पौधे में कराया जाता है, पीच जिसको आप लोग नाशपाती समझते हो, पीच में कराया जाता है, PEACH। तो ये तो रहा सभी प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और लास्ट में आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फायदे क्या है, ये भी हम बता दें। एक तो यह उन पौधों का एकमात्र साधन है अपनी जनसंख्या बढ़ाने का जिन पौधों में सीड नहीं बन पा रहा है। यानी ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सीडलेस प्लांट। यदि कोई पौधे सीडलेस हो गए हैं, जिनमें सीड किन्हीं कारणों से नहीं बन रहा है, उनमें यह इकलौता व्यवस्था है। अदरवाइज वो पौधे खत्म हो जाते। और हम उदाहरण लेके बताते हैं कि ये कौन कौन से पौधे हो गए हैं इस कैटेगरी में। तो बनाना है, सीडलेस हो गया है। सुगर केन, गन्ने में आपको सीड नहीं मिलेगा। यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना हो तो ये पौधा नहीं मिलेगा। पाइन एप्पल है, उसमें भी सीड नहीं मिलता, अनानास जिसका नाम है। इसी तरह से कुछ सीडलेस ऑरेंज भी होते हैं, ग्रेप्स भी हैं जिनमें सीड्स नहीं होता। और इन पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही एकमात्र व्यवस्था है अपनी जनसंख्या बनाए रखने का। दूसरा, दूसरी व्यवस्था क्या है? इनसे बायोटाइप, बायोटाइप का मतलब है आपके लिए ओरिजिनल प्लांट की तरह प्लांट बनते हैं। जैसा माता पिता होते हैं वैसी संतान नहीं होती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट की तरह ही न्यू प्लांट बनते हैं। ओरिजिनल प्लांट की तरह ही सारे न्यू प्लांट बनेंगे। यह भी एक गुण है कि यह कैरेक्टर को एज इट इज ट्रांसफर करा रहा है अगली पीढ़ी में बिना किसी बदलाव के। ठीक। जिनका रूट सिस्टम कमजोर है,
उनको भी हाई वेराइटी के प्लांट में कन्वर्ट किया जा सकता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन रैपिड स्प्रेड ऑफ प्लांट, तेजी से पौधों का विस्तार कराना हो तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरह से आज हमने अभी इतने ही जो भी समय हमने लिया आपका, इतने ही देर में कंप्लीट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आइडिया दे दिया। अब आप लोग बताओ कि समझ में आया या नहीं, और यदि नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया मैं आपको बता दूं। केसरी, अनिल, मंजुलिका, अखिलेश, ज्योति, सीलम, गौतम, आप लोग अपना अपना रिस्पॉन्ड करो बेटा कि आज हमने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एपोगैमी, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस, ढेर सारे टर्म के भी बारे में हमने बताया। ये चीजें आपकी क्लियर हुई। अपना आंसर हमको दीजिए, जल्दी बोलिए। केसरी बेटा खुश रहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है?